वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 24 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। आईडीएमपी लास्ट ईयर हमने डीपीपी लॉन्च किया था, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम। इस बार इसमें मीन्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है। लगभग 6000 जीएस के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, 445 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, 320 सीसेट के एमसीक्यूज होंगे और 6 एसेज होंगे। और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके बारे में आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 17 मई से ये कोर्स लॉन्च होने वाला है। फर्दर डिटेल के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लू नेचर अलायंस के बारे में है। ओशंस बहुत ज़रूरी होते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सुकून से जीते रहें तो ज़रूरी है कि ओशंस स्टेबल रहें, उनकी बायोडाइवर्सिटी अच्छी तरीके से वर्क करती रहे। बिल्कुल इसी उद्देश्य से 20 अप्रैल 2021 को एक अलायंस एग्जिस्टेंस में आया। नाम दिया गया ब्लू नेचर अलायंस। ब्लू नेचर अलायंस का गोल ये है कि वो पूरी दुनिया में 7 मिलियन स्क्वायर माइल का जो ओशन का एरिया है उसे आने वाले 5 सालों में रीस्टोर करेंगे। मतलब कि जो उनकी नेचुरल कैपेसिटी है उसे वापस से इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। ये है क्या? नाम से ही स्पष्ट है, एक अलायंस है, मतलब कुछ लोग मिलकर एक साथ आए होंगे। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें 5 कोर पार्टनर्स हैं। इसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। बात करते हैं 5 कोर पार्टनर्स के बारे में। पहला है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, दूसरा है द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, तीसरा प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, चौथा मिंड्रू फाउंडेशन और पांचवा रॉब एंड मेलानी वॉल्टन फाउंडेशन। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस ब्लू नेचर अलायंस को स्टार्ट किया है। उद्देश्य बिल्कुल यही है कि ओशन की बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड किया जाए, क्लाइमेट चेंज के प्रति वो रिजिलियंट बने, उनको सहने की क्षमता रखें, ह्यूमन वेलबींग को भी प्रमोट करना है, इकोसिस्टम के साथ उनकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है, ओशंस को बचाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ओशंस पे डिपेंडेंट हैं उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए या बिल्कुल अलग कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। टारगेट क्या है अलायंस का? देखिए 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो ओशन है उसे 5 सालों में रीस्टोर करना है। एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग जगहों पर कुछ साइट्स को चूज किया जा रहा है। इन्हें अगले 5 सालों में वर्ल्ड ओशन का 5% प्रोटेक्ट करना है। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 2030 तक इन्हें दुनिया के 30% ओशन को कंजर्व करना है। टारगेटेड ओशंस कौन से हैं? देखिए 7 लोकेशंस को टारगेट किया गया है। पहला है अंटार्कटिका, दूसरा फिजी, तीसरा कनाडा, चौथा सिसिलीज, पांचवा पलाऊ, छठा वेस्टर्न इंडियन ओशन और सातवां त्रिस्तान दी कूना जो कि एक आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में। जो अलायंस है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करेगा और नेशनल लीडर्स के साथ भी। इनका एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाएंगे, एमपीएज, और वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसे बेहतर किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है उनके मैनेजमेंट को भी बेटर करने की कोशिश की जाएगी। बात करते हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल यानी कि सीआई के बारे में। अमेरिकन नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1987 में एग्जिस्टेंस में आया था। इनका काम बिल्कुल सिंपल है। जो ओशंस क्रिटिकल बेनिफिट हमें देते हैं उनको हाईलाइट करना, स्पॉटलाइट करना और उनको बचा के रखना। जैसे ओशन से हमें फूड, फ्रेश वाटर, डिसैलिनाइजेशन के बाद लाइवलीहुड और स्टेबल क्लाइमेट ये सब मिलता है, उसको हाईलाइट करना। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के वर्जीनिया में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल केआरआई नांगला के बारे में है। केआरआई नांगला इंडोनेशियन नेवी के 5 सबमरीन्स में से एक है। 21 अप्रैल 2021 से ही मिसिंग है। जब ये बाली के नॉर्थ में टॉर्पीडो की ड्रिलिंग कर रहे थे यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे, ये है बाली, इसके नॉर्थ में यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। उसी समय इनका कांटेक्ट खत्म हो गया। पॉसिबली ये पानी में डूब चुका है। कई सारे देश इसे ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी दिशा में इंडियन नेवी ने भी अपना डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल डीएसआरवी विशाखापट्टनम से डिस्पैच किया इसे ढूंढने के लिए। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये रेस्क्यू वेसल है। अब देखिए, चिंता की बात इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी थी इस सबमरीन में वो केवल 3 दिनों के लिए थी, और वो 3 दिनों का जो समय है वो आज यानी कि 24 अप्रैल को मॉर्निंग में लगभग ख़त्म हो गया। संभावना ये है कि, और इसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, कि जो लोग भी इसके अंदर होंगे उनकी सफोकेशन से जान या तो चली गई होगी या उन्हें नहीं ढूंढा गया तो वो मर रहे होंगे। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक हमें केवल हताशा ही हाथ लगी है। केराई नांगला 402 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। काकरा क्लास सबमरीन जो उनके पास 2 हैं उनमें से ये एक है। देखिए यहां पर बात करते हैं डीएसआरवी के बारे में, जिसकी मदद से इंडिया भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है।
ये डीप सबमर्जेंस व्हीकल होता है जो कि डूबे हुए सबमरीन्स को या फिर अगर चोरी छुपे कोई मिशन चलाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इस तरीके का एक ये वेसल होता है, इसे पानी में छोड़ दिया जाता है। इनके पास काफ़ी कैपेबिलिटी है। ये सोनार की मदद से स्कैनिंग करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट इन्हें दिख जाता है तो आइडिया लगाते हैं। 1000 मीटर की डेप्थ तक अगर कोई भी सबमरीन है तो ये इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल भी है, मतलब अगर सबमरीन मिल जाए तो तत्काल प्रभाव से जो भी पर्सनल्स वहाँ पर हैं सबमरीन के साथ अटैच करके उन्हें वापस निकाला जा सकता है। एट द सेम टाइम उन्हें कोई इमरजेंसी सप्लाई चाहिए तो वो भी डीएसआरवी की मदद से दिया जा सकता है। खैर अभी तक तो सफलता हाथ नहीं लगी है, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की बात बता रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुवलून पेनिनसुला के बारे में है। हांगकांग अभी एग्री कर गया है कि वो कुवलून पेनिनसुला के वेस्टर्न पार्ट में चाइना के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस के लिए जो प्लेस है वो ग्रांट कर देगा, जो कि सिटी में चाइना का परमानेंट बेस होगा। अब वो अगर सिक्योरिटी ऑफिस अपना बना रहे हैं दैट्स ओके, हमारे लिए लोकेशन ज़रूरी है। लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ओवरऑल लोकेशन देखिए। ये है इंडिया, ये है चाइना। चाइना के साउथ ईस्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा हांगकांग। देखिए वैसे तो यहाँ पर देखिए ये हांगकांग अटैच्ड है और हांगकांग के यहाँ पर साउथ में आपको कुवलून पेनिनसुला मिलेगा और यहाँ पर न्यू कुवलून है। ये दोनों एरियाज मिलाकर कुवलून बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो जो हांगकांग है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है वहाँ का। काफ़ी ज़्यादा इनको ऑटोनॉमी है, इनके पास अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी है। अभी काफ़ी विवाद भी चला था इनकी ऑटोनॉमी को कर्टेल करने की, जब चाइना कोशिश कर रहा था तब। तो कुवलून पेनिनसुला जो है वो सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा, जो हांगकांग टेरिटरी का मेन लैंड मास है वहाँ के। ये हांगकांग आइलैंड को बिल्कुल फेस करता है। ये हांगकांग आइलैंड है, मैप में देखिए। कुवलून पेनिनसुला और न्यू कुवलून मिलाकर कुवलून बनाते हैं, जो हमने मैप में देखा था। ये पेनिनसुला जो 18 डिस्ट्रिक्ट हैं हांगकांग के, उनमें से 5 कवर करता है और कुवलून बे इसके नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है यहाँ पर। ये सारी बातें कुवलून पेनिनसुला के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में है। अभी हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया था कि वो कुछ बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए प्रयास करेंगे, वहाँ के फिशरमैन इसका काफ़ी तेज़ी से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कई सारी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिलवाना है तो। जो ब्लू फ्लैग वाले बीच होते हैं उन्हें क्लीनेस्ट बीच माना जाता है दुनिया का। ब्लू फ्लैग मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी इको लेबल है, जिसे बीचेस को, मरीनास जहाँ पर एक तरीके का डॉक यार्ड होता है, जहाँ पर छोटे जो याच वगैरह होते हैं वो डॉक कर सकते हैं। जो सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। क्राइटेरिया क्या है सर्टिफिकेशन का? कई सारे क्राइटेरियाज पूरे करने पड़ते हैं। इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, 33 क्राइटेरियाज हैं जो क्वालिफाई करने होते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। जैसे वाटर का लेवल अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, डिसेबल फ्रेंडली हो, फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स हों, पेट्स वगैरह कोई वहाँ ना ले जा सके। कुछ क्राइटेरिया वॉलेंट्री होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं। इसे अवार्ड किया जाता है, डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE फी। ये सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, ठीक है। इंडिया ने भी ऐसा कुछ एक मैकेनिज्म ऑप्ट किया है जिसे बीम्स कहा जाता है। इंडिया अपनी ओर से भी सर्टिफाई करता है बीचेस को, अगर वो अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं तो। बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। जो ICZM है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसी के तहत ये बीम्स के तहत जो सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। बीम्स को लॉन्च किया गया था एक साथ मिलकर सिकॉम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सिकॉम का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ये सारी बातें ब्लू फ्लैग बीचेस के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रुसेलोसिस के बारे में है। ब्रुसेलोसिस केरला में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं क्योंकि ब्रुसेलोसिस के कुछ केसेस आए हैं। ये जोनोटिक इन्फेक्शन है। जोनोटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ये जो बीमारी है वो जानवरों से इंसानों में आ जाती है, एनिमल्स से इंसानों में आ जाती है। डेयरी एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये डिटेक्ट किया गया है। ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज है, ध्यान दीजिएगा, जो कि ब्रुसेला स्पीसीज के जो बैक्टीरियाज हैं उनसे फैलती है। ये मेनली कैटल्स को इन्फेक्ट करती है, जैसे कि स्वाइन, गोट्स, शीप, डॉग्स और बाकी की जो एनिमल्स हैं। इसे कई बार माल्टा फीवर या मेडिटेरेनियन फीवर भी कहा जाता है। माल्टा देखिए कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में। इंडिया से लोकेशन देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पर माल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये
यूरोप है, यूरोप में ये इटली है, इटली के बिल्कुल साउथ में सेंट्रल मेडिटेरेनियन में आपको माल्टा मिलेगा। दुनिया के वही लोग जिन्हें कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहने में आपत्ति है, वो ब्रूसेलोसिस को माल्टा फीवर कहने से कतराते नहीं हैं। ह्यूमंस जनरली इस डिसीज को जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल से कांटेक्ट में आते हैं तभी उनको ये बीमारी होती है, या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट को ईट या ड्रिंक करते हैं जो कंटेमिनेटेड हो, या एयरबॉर्न एजेंट को इनहेल कर लें। ब्रुसेलोसिस इंडिया में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको। इससे जानवरों में इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन, वीक ऑफस्प्रिंग का बर्थ और प्रोडक्टिविटी का कम होना, ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है। सिम्टम्स वही फीवर, स्वीट, बेचैनी, एनोरेक्सिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति ये उसको लगता है कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, इसलिए वो खाता ही नहीं है। हेडेक और मसल पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रिफैम्पिन और डॉक्सीसाइक्लाइन का इस्तेमाल करते हैं। हमें अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना होता है। पास्चराइजेशन में डेयरी प्रोडक्ट को तेज़ी से गर्म करके वापस से ठंडा कर देते हैं ताकि बैक्टीरियाज वगैरह खत्म हो जाएं। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे, जहाँ कहीं भी एनिमल्स को हैंडल कर रहे हो, रबर ग्लव्स, गाउन्स। लेबोरेटरीज में भी सावधानी बरतनी होगी ताकि ब्रुसेलोसिस के खतरे को कम किया जा सके। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं, लाइक हम मीट को पूरी तरीके से पकाकर ही खाएं। डोमेस्टिक एनिमल्स की वैक्सीनेटिंग की जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, ठीक है। हमारा लास्ट आर्टिकल वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में है। 22 अप्रैल को इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसकी 51st एनिवर्सरी थी। 2021 की थीम थी रिस्टोर आर अर्थ। पहली बार इसे 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। सिग्निफिकेंस ये है कि पेरिस एग्रीमेंट का आपने नाम जरूर से सुना होगा। 2016 में अर्थ डे के मौके पर ही इसे साइन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ब्लू नेचर अलायंस ग्लोबल पार्टनरशिप है, 5 कोर पार्टनर्स हैं इसमें। ये ग्लोबल ओशन बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करता है। ब्रुसेलोसिस फंगल डिसीज है, वेरियस ब्रुसेला स्पीसीज से ये फैलती है। केआरआई नांगला डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है इंडोनेशियन नेवी की। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ग्रांट करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। पूरे सेशन की पीडीएफ ओनली एस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओनली एस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं, इस प्रकार का लोगो आएगा। आज के सेशन पे यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।